एवरीवन, वेलकम टू द ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म ऑफ बांसल एकेडमी। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम मैथ्स का वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं। जैसे कि आप बोर्ड पे नाम देख सकते हो, मेंसुरेशन का टॉपिक रहेगा। ये जो मेंसुरेशन टॉपिक है ना, इसको कई स्टूडेंट्स एरिया और वॉल्यूम के चैप्टर के नाम से भी जानते हैं। बट जब हम एरिया और वॉल्यूम को एक ही चैप्टर में जब डिस्कस करते हैं तब उसको मेंसुरेशन का नाम दे दिया जाता है, जिसके अंदर हम एरिया, वॉल्यूम, अलग अलग फिगर्स की जो है वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अभी टॉपिक के बारे में अगर बात करें तो एरिया वॉल्यूम से भी पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ, ये जो मेंसुरेशन है ये दो टाइप्स की फिगर्स के ऊपर डिस्कस किया जाता है। वो दो टाइप्स कौन सी होती है? नॉर्मली हमने सुना होगा, एक 2D पिक्चर्स होती है और एक 3D पिक्चर्स होती है। दोनों में डिफरेंस क्या होता है 2D और 3D के अंदर? तो आप सबसे पहले बोलोगे 2D का मतलब तो होता है 2 डायमेंशन, एंड जो 3D होता है उसका मतलब होता है 4 डायमेंशन या बोले तो 3 डायमेंशन। तो अगर यहाँ पे हम देखें 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशन जिसको हम ऊपर नीचे आगे पीछे सब तरफ से देख सकते हैं, सबकी 3D इमेज हो गई हमारी। और ऐसे ही अगर 2D देखें तो अगर हम उसका इमेज का एक ही फेस देख पा रहे हैं तो उसको 2D बोलते हैं। ठीक है, अगर एग्जांपल की बात करें तो मेरे पास एक बॉक्स है। अगर मैं बॉक्स का सिर्फ फ्रंट फेस देख पा रही हूँ तो मुझे क्या दिखेगा? मुझे एक लेंथ दिखेगी और दूसरी मुझे उसकी ब्रेड्थ दिखेगी, है ना? अगर आप बॉक्स की बात करो, बट अगर मैं उस बॉक्स को ऊपर नीचे आगे पीछे सारी तरफ से अगर देखना चाहूँ तो उसके सारे फेसेस अगर मैं कवर कर लूँ तो उसी बॉक्स को हम रेक्टेंगल से ही 3D में अगर कंसीडर करें तो वो क्यूबॉइड बन जाता है। ऐसे ही जब हम स्क्वायर को देखते हैं, स्क्वायर का मतलब क्या होता है? जिसकी सारी साइड्स बराबर होती हैं। अगर मैं उसको 2D के अंदर काउंट करूं तो वो एक स्क्वायर है, बट अगर मैं उसको 3D के अंदर लेके जाऊं तो एट दैट टाइम वो स्क्वायर से क्यूब बन जाएगा, है ना? आपको ये नॉर्मल सी बातें तो पता होंगी। तो वही है हमारे चैप्टर का मेन पॉइंट जब आप 2D और 3D पिक्चर्स के बारे में डिस्कस करेंगे, राइट? तो जो हमारे चैप्टर में आपके सिलेबस में मेंशन करा गया एरिया और वॉल्यूम के ऊपर उन्होंने बात करी है। तो एरिया क्या होगा? एरिया के अंदर कौन कौन सी फिगर्स लगेंगी? तो जब भी हम 2D की बात करेंगे तो हम एरिया और पेरीमीटर वर्ड यूज करेंगे, बट जब हम 3D में आ जाएंगे तो तब हम उसी को ही वॉल्यूम और हमारा सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया, वो सब फॉर्मूलाज हो जाते हैं। अभी बात करते हैं ये फॉर्मूलाज के ऊपर। स्टूडेंट जो है मेनली उनका डाउट इस चैप्टर में यही रहता है कि फॉर्मूले बहुत सारे हैं, उनको कैसे याद रखें? कितने फॉर्मूलाज हैं, एक करते हैं तो दूसरे वाला भूल जाते हैं, दूसरा करते हैं तो तीसरे वाला भूल जाते हैं। देखिए फॉर्मूलाज तो मैं मानती हूँ इस चैप्टर में बहुत है, बट हम जब इस चैप्टर को कवर करेंगे ना, हम फॉर्मूला याद नहीं करेंगे, मैं आपको रटवाऊंगी नहीं, पहले मैं आपको कंसेप्ट के वाइज में बताऊंगी कि ये फॉर्मूला बना कैसे है। जब आप यही समझ जाओगे कि फॉर्मूला बनाना कैसे है, उसको डिराइव कैसे किया जाएगा, तो अगर एग्जाम में भूल भी गए तो भी आपको अगर वो फिगर याद है, उसका कंसेप्ट याद है, तो फॉर्मूला खुद बन ही जाएगा, है ना? तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको 2D पिक्चर्स की बात करूंगी। 2D फिगर्स के ऊपर कौन कौन से एरिया पेरीमीटर के फॉर्मूला होते हैं और 2D के अंदर भी हमें कौन कौन सी फिगर्स जो है उनकी बात करनी है। ठीक है, तो समझ में आया? तो आज की इस वीडियो 2D के ऊपर रहेगी और 2D के अंदर भी मैं जो डिफरेंट डिफरेंट शेप्स रहती हैं उनके ऊपर जो फॉर्मूलाज बनते हैं उसके बारे में बात करूंगी। आज की वीडियो पूरी की पूरी फॉर्मूलाज बेस्ड रहेगी। ध्यान से आराम से स्टेप बाय स्टेप आप समझते जाओ। हर एक फिगर को अगर आराम से समझोगे तो कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, फ्री के क्वेश्चंस इसमें बनते हैं। क्यों? क्योंकि सारे के सारे क्वेश्चंस फॉर्मूला बेस्ड ही होते हैं। तो बहुत हो गई चैप्टर की डिस्कशन, मार्क्स की डिस्कशन। अभी हम चलते हैं हमारे कंसेप्ट के ऊपर। तो आज की इस फिगर के अंदर मैंने आपको बोला कि हम 2D को कवर करते चलेंगे। तो 2D के अंदर आपको कौन कौन सी पिक्चर्स या कह लो शेप्स डिस्कस करनी है। तो सबसे पहले हम इसके अंदर रेक्टेंगल को डिस्कस करेंगे। सबसे बेसिक होता है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल के बाद में आप देखो तो हम स्क्वायर की बात करेंगे। स्क्वायर खत्म करने के बाद हम ट्रायंगल के ऊपर आएंगे। ट्रायंगल के बाद हम पैरेललोग्राम, रोम्बस, ये सारे पिक्चर्स मैं आपको बताऊंगी कैसे है, कैसे इसके फॉर्मूला बनते हैं।
रोमबस के बाद में हमारा छोटा सा एक टॉपिक रहेगा दैट इज ट्रेपेजियम एंड इसके बाद में जो सबसे इम्पोर्टेंट इसके अंदर की बनता है दैट इज सर्कल। तो हम इन शेप्स के बारे में आज बात करेंगे, इनके फॉर्मूलाज को डिराइव करने की कोशिश करेंगे कैसे, ठीक है। तो देखिए इन सभी शेप्स में मैं आपको बताना चाहूंगी कि जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चन बनते हैं वो सबसे ज्यादा रेक्टेंगल, स्क्वायर, ट्रायंगल और सर्कल के बनते हैं। ये चारों शेप्स तो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनमें से भर भर के क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में भी आप देख सकते हो और आने वाले एग्जाम्स में भी मैक्सिमम क्वेश्चन जो इन चार से बनते हैं। उसके अलावा हमें कुछ नहीं छोड़ना, पैरेललोग्राम, रोम्बस और ट्रेपेजियम भी हम कवर करके रखेंगे ताकि बाय चांस अगर एग्जाम में क्वेश्चन इससे आ जाए तो हमारा एक नंबर भी छूटना नहीं चाहिए, राइट। तो ये सारे पिक्चर्स हम आज की क्लास में पिक्चर के साथ फॉर्मूला डिराइव करने की कोशिश करेंगे जैसे मैं पहले बता चुकी हूँ। देखिए अभी 2D के अंदर कवर करने के पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि एरिया और पैरामीटर क्या होता है और इन दोनों में क्या डिफरेंस है। कोई भी 2D इमेज है उसके अंदर एरिया जो होता है वो क्या होता है, उसके लिए मैं एक एग्जांपल ले लेती हूँ। एग्जांपल के लिए मैं रेक्टेंगल को यूज करती हूँ, ये रेक्टेंगल की एक शेप, राइट। तो इस रेक्टेंगल के अंदर जब मुझे पूछा जाए कि एरिया क्या होता है, तो एरिया का मतलब ये होता है जब आप कोई भी आपके पास शेप है, कोई फिगर कह लो, कुछ है आपके पास, तो उसके अंदर आपको फाइंड आउट करना है कि उस जो शेप है उसने कितना एरिया कवर करता है। तो हम निकालते हैं उसके अंदर वाला, इसको बोला जाता है एरिया। ये जो मैं आपको यहाँ पे मार्क करके बता रही हूँ सर्कल की शेप पे, इसको बोला जाता है एरिया। जब भी एरिया पूछा जाएगा मतलब इनक्लोज स्पेस कवर्ड बाय अ फिगर, जो भी फिगर है उसने उसका कितना अंदर वाला एरिया जो है वो दे रखा है उसके बारे में अगर बात करी जा रही है, सो इट मींस दे आर आस्किंग अबाउट द एरिया, राइट। बट अगर बात करें पेरीमीटर की, तो पेरीमीटर फिर क्या होगा, यस, तो पेरीमीटर अगर आपको पता है तो वो होती है बाउंड्री की बात। जब मैंने अंदर का एरिया पता करना है कितना है तो मैं एरिया निकालूंगी। अगर मुझे चेक करना है कि बाउंड्री में कितनी स्पेस कवर कर रखी है, ये जो शेप है ना इसकी बाउंड्री कितना कवर कर रखी है, तो मैं पेरीमीटर की बात कर रही हूँ, ठीक है। तो पेरीमीटर के लिए हम लिख सकते हैं बाउंड्री ऑफ अ फिगर। सिंपल मैंने लेमैन की फॉर्म में लिखा है ताकि आपको अंडरस्टैंड करने में इजी लगे कि एरिया और पेरीमीटर के बीच में क्या डिफरेंस है, राइट। समझ में आया, यस। तो ये दोनों का डिफरेंस है। जब भी आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है एरिया तो आप आंसर कर सकते हो मतलब अंदर वाली चीज, पेरीमीटर यानी कि बाउंड्री के ऊपर की बात करी जा रही है, राइट। तो चलिए अब हमारी पिक्चर्स के ऊपर आते हैं। सबसे पहले हम आज रेक्टेंगल की बात करें, यस। तो रेक्टेंगल के अंदर हम फिर से एक फिगर बना लेते हैं अपनी, ये है एक रेक्टेंगल। अभी इस रेक्टेंगल के अंदर देखो आपको क्या क्या देखने को मिल रहा है इस फिगर के अंदर। तो मुझे दो लंबी वाली लाइंस दिख रही हैं और दो यहाँ से जाती हुई लाइंस पास होती दिख रही हैं जो आपस में इक्वल है, राइट। तो अभी ये जो ऊपर वाली लाइन देख रहे हो ना आप, इसको बोला जाता है लेफ्ट, चाहे ये चाहे हो ये। और जो ये वाली लाइंस आप देख रहे हो इनको क्या बोला जाता है, दैट इज ब्रेड, ठीक है। तो ये भी एक ब्रेड है और ये भी ब्रेड है, ओके सो फाइन। हमें पता चल गई हमारी चार साइड्स हैं, चारों साइड्स के नाम क्या है हमने लिख दिया है यहाँ पे। अगर आपको पूछा जाए कि एरिया, तो अभी मैंने बोला था एरिया मतलब अंदर वाली चीज है ना। तो अंदर वाली चीज कैसे कैलकुलेट करते हो, देखो जब भी आपको एरिया निकालना है ना, आप ये किसी भी फिगर पे देखना अप्लाई करके, तो वहां पे जो आप कर रहे होगे ऑपरेशन वो हमेशा मल्टीप्लाई करेंगे। जब आप एरिया निकाल रहे हो कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई कर रहे होंगे, वो बाद में बात करते हैं क्या। जब आप पैरामीटर निकाल रहे हो वहां पे बाउंड्री की बात करते हैं, बाउंड्री पे आपको चार साइड दिख रही है तो हमेशा होता है सम ऑफ ऑल साइड्स। तो पैरामीटर का तो सदाबहार एक ही फॉर्मूला रहता है कि सम ऑफ ऑल साइड्स। समझ में आया। तो हमें पहले निकालना है एरिया। अभी एरिया के लिए मल्टीप्लाई का ऑपरेशन होगा, समझ में आ गया। बट किसको मल्टीप्लाई करेंगे, दो ऑपोजिट साइड्स को लो और उनको मल्टीप्लाई करो,
यहाँ पे ऑपोजिट साइड कौन कौन है, एक लेंथ है और एक ब्रेड्थ। ऑपोजिट का मतलब लेंथ लेंथ नहीं, मतलब जो आपस में एक दूसरे के उल्टे हैं। तो एक लेंथ है और एक ब्रेड्थ है, दोनों को जब हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो निकल आएगा हमारा एरिया। तो लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ होता है एरिया का फॉर्मूला ऑफ रेक्टेंगल। समझ में आया? इसको थोड़ा सा इंटू भी कर लेते हैं। यस, अभी इसके आगे चलते हैं। एक फॉर्मूला तो बन गया, समझ में आ गया। दूसरा फॉर्मूला पेरीमीटर का होगा। अभी देखो पेरीमीटर कैसे निकलना होता है। तो मैंने बोला कि सम ऑफ ऑल साइड्स, तो चलो सबका सम करते हैं। दो लेंथ है, दो ब्रेड्थ है, यानी कि कुल मिला के चार साइड्स है जिसमें दो लेंथ कॉमन है, दो ब्रेड्थ कॉमन है। तो अगर मैं इसको इस फॉर्म में लिखूं 2l प्लस 2b, क्योंकि सबका सम करना है, या मैं ऐसे लिख दूं कि l प्लस l प्लस b प्लस b, तो फिर से भी क्या हो जाएगा, दो l दो b हो जाएंगे ना। तो यहाँ पे भी आपको क्या मिल रहा है, पहले मुझे l b कॉमन मिला, फिर इसको और एक्सपेंड करना हो या इसको थोड़ा और शॉर्ट फॉर्म में लिखना हो तो हम l और b में से 2 कॉमन कर ले, तो 2 बाहर आ गया, ब्रैकेट के अंदर क्या बचा, यहाँ से एक l बचा, यहाँ से दूसरा b बचा, राइट। तो अभी मेरे पास क्या फॉर्मूला बना फिर, जब आपको पेरीमीटर निकालना है तो 2l प्लस b, जब आपको एरिया निकालना है तो लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ बनेगा। यही दो फॉर्मूलाज हैं जो रेक्टेंगल के अंदर यूज किए जाते हैं। डन? यस, चलिए ये दो फॉर्मूला है जो हमारे रेक्टेंगल के अंदर आएंगे। अभी हम बात करते हैं स्क्वायर के ऊपर। एरिया ऑफ स्क्वायर और पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर कैसे निकालते हैं। टच, अभी इसकी शेप बना लेते हैं स्क्वायर की। तो सेकंड, यस, हाँ, तो ये है एक स्क्वायर की शेप। अभी आप देख रहे हो स्क्वायर के अंदर क्या है, चार साइड्स ही आपके पास हैं, तो निकालना भी क्या है, निकालना हमें यहाँ पे एरिया और पेरीमीटर की है। एरिया और दूसरा वाला हमारा होगा पेरीमीटर। चलिए फिर अभी स्क्वायर के अंदर क्या होता है, देखो स्क्वायर में फिगर में आपको क्या दिखना है कि चार साइड्स है और चारों के चारों एक दूसरे के बराबर है। तो रेक्टेंगल और स्क्वायर में यही डिफरेंस होता है, रेक्टेंगल में लेंथ और ब्रेड्थ होती है, लेंथ हमेशा ब्रेड्थ से बड़ी रहती है, जबकि स्क्वायर के अंदर दिखने वाले चारों की चारों साइड्स जो है वो इक्वल होती है। अगर यहीं पे मैं दो स्क्वायर को बराबर कर दूं ना, एक बार देखो इस पिक्चर को, अगर मैं यहीं पे, ये देखो मैंने दो स्क्वायर को ज्वाइन कर दिया, यहाँ से मुझे क्या पता चल रहा है कि जब दोनों को ज्वाइन करा तो एक रेक्टेंगल शेप निकल के आ गया मेरे पास, है ना। तो दो स्क्वायर जोड़ेंगे, तीन जोड़ेंगे, रेक्टेंगल में कन्वर्ट होता जाएगा। बट अगर एक ही बॉक्स है जो स्क्वायर शेप में है तो वो स्क्वायर कहलाता है। समझ में आया ये? चलिए एक बार इसको इरेज कर देते हैं, तो अपने क्वेश्चन की ओर आएंगे कि क्या फॉर्मूलाज हैं इसके। तो जब आपको एरिया निकालना, मैंने क्या बोला कि आपको किसको मल्टीप्लाई करना होगा, ऑपरेशन ये रहेगा, किसको करें, यहाँ पे हम इसको अगर साइड लिख दें, आप लेंथ भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे भी साइड, ये भी साइड और ये भी साइड। मैंने क्या बोला था, दो ऑपोजिट साइड्स को मल्टीप्लाई करना होगा। यहाँ पे तो कोई ऑपोजिट है नहीं, बट ये पता चल रहा है कि ये है, अगर इसको हम लेंथ बोलते हैं, इसको हम ब्रेड्थ बोलते हैं। अगर रेक्टेंगल होता है, यहाँ पे दोनों साइड्स हैं तो उन दोनों को ही मल्टीप्लाई करना होगा। तो इसको हम बोल सकते हैं साइड मल्टीप्लाई बाय साइड, या आप सीधा बोल दो कि जो भी आपकी साइड होगी उसका जब हम स्क्वायर कर देंगे तो वो एरिया निकल आएगा। समझ में आया? साइड का स्क्वायर कर दो, आपका एरिया निकल आएगा। स्क्वायर तो इतना ही स्क्वायर नहीं करना है, सिंपल। अभी पेरीमीटर की बात करें तो पेरीमीटर में मैंने आपको क्या बोला था कि सम ऑफ ऑल साइड्स। यहाँ पे फोर साइड्स हैं, अगर मैं चारों को प्लस करूं तो मेरे पास टोटल फोर साइड हो जाएंगी। अगर एक साइड एस है तो 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, यानी कि फोर साइड्स हो गई। तो यहाँ पे निकालने का उन्होंने बोला कि प्लस नहीं करो बार बार, आप क्या करो, सभी इक्वल है, 4 इंटू साइड भी कर दो तो भी आपका आंसर वही बनेगा। तो यहाँ से ये दूसरा फॉर्मूला बन गया 4 इंटू साइड। समझ में आया? तो ये दो फॉर्मूलाज हुए इसके, साइड का स्क्वायर 4 इंटू साइड। अभी यहाँ पे एक और पॉइंट होता है, वो क्या कि एक आपने लाइन सुनी होगी डायगोनल, ये होती है डायगोनल। क्या होती है डायगोनल? जब एक जो है लाइन जो आपकी फिगर है उसके वन एंडिंग पॉइंट से दूसरे एंडिंग पॉइंट को स्लाइडली ऐसे टच कर रही है, ठीक है ना,
जैसे ये वाली आप देख रहे हो इस एंडिंग पॉइंट को सेंडिंग पॉइंट तक टच कर रही है, इसको बोला जाता है डायगोनल। तो ये है मेरी डायगोनल। अगर आपको क्वेश्चन में डायगोनल भी दे दे तो भी हम एरिया निकाल सकते हैं। तो मैं यहाँ पर और डाल के लिख रही हूँ कि एरिया निकालने का एक और फॉर्मूला है स्क्वायर के अंदर। वो क्या कि जब आपको साइड मिस हो, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि साइड के बारे में इंफॉर्मेशन मिसिंग हो बट क्वेश्चन में डायगोनल गिवन है, ठीक है। तो क्वेश्चन में अगर आपको डायगोनल गिवन है तो आप उसके थ्रू जाओगे, वहां पे आप क्या करोगे फिर, तो 1/2 मल्टीप्लाई बाय डी स्क्वायर, यानी कि डायगोनल का स्क्वायर कर देना। जब डायगोनल का स्क्वायर करोगे तो उसका हाफ कर देना, तो भी आपके पास क्या निकलेगा, आपके पास एरिया निकल आएगा। तो ये दूसरा फॉर्मूला बना इसका जो डायगोनल की हेल्प से निकलेगा। समझ में आया? यस। अब आप पूछोगे कि साइड अगर देनी हो तो क्या करें, है ना। आपके पास एरिया निकल आएगा डायगोनल की हेल्प से, जब एरिया निकल आएगा तो आप उसका स्क्वायर रूट कर देना, आपके पास साइड निकल आएगी अगर क्वेश्चन साइड के बारे में, राइट। यस, चलिए नेक्स्ट वन पे। ओके, तो अब हम हमारी, अच्छा आप पूछोगे कि ऐसे ही ट्रायंगल के अंदर भी अगर डायगोनल हो जाती तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे लाइन ड्रॉ करते हैं, डायगोनल हो जाती तो आप क्या करते हैं। तो देखो रेक्टेंगल जो होता है ना, सॉरी रेक्टेंगल शेप, वो जो होती है वो 90 डिग्री का एक एंगल बनाती है, हर तरफ चारों तरफ उसके 90 डिग्री का एंगल बन रहा होता है। तो अगर उनके बीच में एक डायगोनल आ जाए तो आप क्या करोगे, तो आप देखो यहाँ पे क्या बन रहा है, इसको अगर मैं इस नजरिए से देखूं, जैसे कि ये वाली शेप जिसको मैं अभी मार्क कर रही हूँ, ये बना है कुछ, तो ये आप एक ट्रायंगल देख पा रहे हो, 90 डिग्री का एंगल है तो राइट एंगल ट्रायंगल है। तो तभी अगर डायगोनल गिवन है और आपको एरिया निकालना है तो हम जाएंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है भाई, सबको पता होगा कि h² = p² + b², ठीक है। तो दोनों में से अगर बाय चांस आपको h4 होगा, ये जो लाइन स्लाइडली आपको ऐसे जा रही है वो होगी, तो h², p² और b² आप ले लोगे, उनमें से कुछ एक एलिमेंट पूछेंगे तो एक आपने निकाल लिया, अगर आपके पास वो आ गया तो दूसरा वाला भी उसके इक्वल है, तो हम दोनों को प्लस कर देंगे तो हमारा एरिया ऑफ रेक्टेंगल बन जाएगा। तो इसके साथ हम एक क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे अपनी क्लास के अंदर, जहां से आपको ये कंसेप्ट और क्लियर, राइट। तो चलिए अभी हम चलते हैं, रेक्टेंगल और स्क्वायर हमारा कवर हो गया, हमारी थर्ड शेप विच इज ट्रायंगल। अभी ट्रायंगल के अंदर क्या होता है भाई, तो ट्रायंगल शेप बना ले, यस। तो ये है कुछ हमारी ट्रायंगल की शेप। अभी ट्रायंगल के अंदर आपको क्या दिखती है कि 3 साइड्स होती हैं, तो इसके बारे में अगर बात करी जाए तो ट्रायंगल्स में भी जो 3 साइड्स हैं वो 3 तरीके का ट्रायंगल फॉर्म करते हैं, एक स्केलर, एक आइसोसेलेस, और तीनों के फॉर्मूलाज हमें डिस्कस करके चलने होंगे, और एक इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है। तो जब आपका स्केलर ट्रायंगल है तो इसके तीनों साइड्स अलग अलग होती है, यानी कि 5, 6 और 7, ऐसे मैंने एग्जांपल बताया। अगर वो तीनों साइड्स अलग हैं तो उसको हम बोलते हैं स्केलर ट्रायंगल, ये आपको पता होगा। तो जब हमें स्केलर ट्रायंगल के थ्रू एरिया निकालना है तो फिर से वही बात है, सम आपको कुछ ना कुछ ऑपरेशन मल्टीप्लाई में करना होगा, बट स्केलर ट्रायंगल के केस में आप कैसे निकालोगे एरिया, तो वो निकालने के लिए हम हेरन्स फॉर्मूला यूज करते हैं। हेरन्स फॉर्मूले की हेल्प से हमारा जो है एरिया निकलता है। अब हेरन्स फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा अपने 9th क्लास के अंदर, क्या होता था कि सबसे पहले आपको निकालना है s = a + b + c, a + b + c यानी तीनों साइड्स का सम डिवाइड बाय 2, है ना। तो ये s क्या होता है, s होता है सेमी पेरीमीटर। आप तीनों को प्लस करके डिवाइड बाय 2 कर रहे हो ना, तो पेरीमीटर को हाफ कर रहे हो तो हाफ कर रहे हो, इसलिए सेमी पेरीमीटर s होता है। जो s निकलता है फिर उसकी हेल्प से हम रूट के अंदर s, s minus a, s minus b and s minus c यूज करते हैं, और उसको अंडर रूट जब सॉल्व करेंगे तो एरिया ऑफ ट्रायंगल हमारा स्केलर ट्रायंगल का आएगा। समझ में आया? तो हेरन्स फॉर्मूले की हेल्प से हम कब निकालेंगे, जब आपकी तीनों साइड्स अलग अलग रहेंगी क्वेश्चन के अंदर और आपको एरिया पूछा जाएगा,
अभी आइसोसेलेस की बात करें तो आइसोसेलेस ट्रायंगल के अंदर भी यही कंसेप्ट लग सकता है। कैसे लग सकता है? जब दो साइड सेम है, जैसे कि यहाँ भी 5 है और यहाँ पे भी 5 है और पीछे वाली 7 है, तो भी आप हेलेंस फॉर्मूले की हेल्प से आइसोसेलेस ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हो। बट इन केस आपको क्वेश्चन में राइट एंगल ट्रायंगल दे, तो मैं राइट एंगल ट्रायंगल में एरिया कैसे निकालूंगी, मैं वो भी आपको बता रही हूँ। राइट एंगल ट्रायंगल के केस में आपको क्वेश्चन में ना एक परपेंडिकुलर या बोलते हैं हाइट दे दी जाएगी। तो हाइट की हेल्प से जब आपको राइट एंगल ट्रायंगल फाइंड आउट करना है, तो वो एरिया का फॉर्मूला होता है 1/2 बेस इनटू हाइट। इसमें बेस कौन होगा? ये या कह लो आधा ये, पूरी साइड जो होगी इसका हाफ कर दोगे, वो बेस आएगा। एच का मतलब हाइट, हाइट आपको क्वेश्चन में दे दी जाएगी, ठीक है। तो वो राइट एंगल ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है। दोनों क्लियर? अगर आइसोसेलेस आप स्केलर यूज कर सकते हो, राइट एंगल ट्रायंगल है तो आपको बेस और हाइट दे दी जाएगी, आप उसकी हेल्प लोगे। अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तीसरे की बात करते हैं। इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर तीनों साइड्स जो है वो बराबर होती हैं, ये आपको पता है अच्छे से। इक्वल मतलब सारे बराबर। अगर ये सारे के सारे बराबर हैं तो आप एरिया कैसे निकाल सकते हो वहां पे? तो तब एरिया निकालने का जो फॉर्मूला बनता है वो 3/4 ए स्क्वायर। जब ये ए स्क्वायर कौन है? ए का मतलब साइड का स्क्वायर, जो भी साइड होगी। तो वहां पे हम फॉर्मूला यूज करेंगे √3/4 ए स्क्वायर। ए स्क्वायर यानी कि ए की वैल्यू यहाँ लिख देती है, ए का मतलब है साइड, ठीक है। तो आपको ये तीनों फॉर्मूला ट्रायंगल के अंदर कवर करके चलने होंगे, क्वेश्चन किसी में से भी पूछ सकते हैं। अब इसके आगे अगर हम बात करें तो एरिया की बात हो गई, जिसके लिए हमें अलग अलग टाइप्स देखने चलना है। बट इन केस पेरीमीटर पूछ ले तो क्या करेंगे हम? तो पेरीमीटर का मतलब यहाँ पे क्या रहेगा? सम ऑफ ऑल साइड्स। तो सारी की सारी साइड लो तो उसका प्लस कर दो, तो तीन साइड ही होती है ट्रायंगल के अंदर, तो तीनों को प्लस कर दो, आपका पेरीमीटर निकल आएगा। अगर वो इक्विलेटरल ट्रायंगल है 3 इंटू साइड भी कर सकते हो, वो आप कॉमन मेथड से अपना फॉलो कर सकते हो, राइट। तो ये हुए ट्रायंगल के फॉर्मूलास। अब हम अगली शेप के ऊपर आते हैं, व्हिच इज पैरेललोग्राम। तो अच्छे से समझ में आ रहा है ना, कंसेप्ट वाइज हम जा रहे हैं तो आपको इजी रहेगा इसको याद करने में। एक एक जब हमारे फॉर्मूला हो जाते हैं तो आप पिक क्लिक करके उसको अपना नोट्स में मेंटेन करके रख सकते हैं। अगर अभी बात करें पैरेललोग्राम की, तो कैसी होती है पैरेललोग्राम की शेप? तो वो कुछ इस फॉर्म में रहती है, ठीक है। तो पैरेललोग्राम का फॉर्मूला जो होता है ना एरिया निकालने का, इसके अंदर क्या क्या होता है आपको बताया जाए तो इसके अंदर हमें एक हाइट दी जाती है, ठीक है। तो एक हाइट होती है और एक यहाँ पे आप देख रहे हो ये बेस रहेगा हमारा, है ना। जो भी केस होगा बेस बनेगा एक, और एक हमारी यहाँ पे हाइट रहेगी जब भी आपको पैरेललोग्राम के सवाल पूछे जाएगा। तो वहां पे अगर आपको एरिया सॉल्व करना है पैरेललोग्राम के अंदर तो क्या रहेगा? तो पैरेललोग्राम के अंदर आपका जो फॉर्मूला बनेगा वो सिंपली बेस इनटू हाइट बनेगा। जब आप बेस को मल्टीप्लाई कर दोगे हाइट के साथ तो आपका एरिया निकल आएगा। तो पैरेललोग्राम में कौन सी दो चीजें चाहिए हमें? तो एक चाहिए हमें बेस, दूसरा चाहिए हमें हाइट। अगर ये गिवन है तो एरिया निकालना डिफिकल्ट बिल्कुल नहीं है। अगर आपको पेरीमीटर निकालना है इसके अंदर तो फिर से वही बात, क्या? सम ऑफ ऑल साइड्स। तो आपको सारी साइड्स पता होनी चाहिए और उनको आप प्लस कर दोगे तो पेरीमीटर निकल आएगा। आया समझ में? अभी चले पैरेललोग्राम में इतना सही है। अभी पैरेललोग्राम की ही एक और टाइप है, हम इसको बोल सकते हैं, अगर मैं इसको स्लाइटली सा घुमा दूं ऐसे, इसको हम थोड़ा सा चेंज कर दें, अगर मैंने कर दिया तो यहाँ पे थोड़ी दिक्कत हो जाएगी, तो नीचे उतार दूं ऐसे। अगर मैंने इसको ऐसे लिख दिया तो गलती तो नहीं है। अभी इसी शेप को ही बोला जाता है रोम्बस। कब बोला जाता है मैं बताती हूँ आपको अगले स्लाइड पे। तो जब रोम्बस की हम बात करेंगे तो रोम्बस के अंदर मैंने अभी आपको शेप बताई कैसी होती है, कुछ इस टाइप। अभी इसके अंदर क्या होता है, देखो वहां पे आपको हाइट गिवन है, जब बेस और हाइट गिवन है तो हम उसको बोलते हैं पैरामीटर। बट जब वो रोम्बस है तो उसके अंदर दो डायगोनल्स होंगे। इसके लिए मैं एक बहुत अच्छी एग्जांपल बताऊं तो काइट की एग्जांपल सभी को याद आती है। तो वो काइट जो होती है ना उसके अंदर दो लाइंस लगी होती हैं,
वो होती है उसकी डायगोनल। तो जब आपके पास क्वेश्चन में डायगोनल्स गिवन है और एक नहीं दो गिवन है, तो वहां पे आप बोलोगे कि ये रोम्बस का क्वेश्चन है, ठीक है। तो वहां पे पूछा क्या है, यहाँ पे आप पता चल रहा है कि 90 डिग्री का एंगल बनेगा नहीं बनेगा, और यहाँ पे जो आपकी ये साइड्स होती है ये सारी की सारी इक्वल रहती है, ठीक है। तो अगर हम बात करें एरिया ऑफ रोम्बस उसको कैसे निकाला जाता है, तो देखो रोम्बस निकालने के लिए डायगोनल सबसे जरूरी है। तो वहां पे आपका फॉर्मूला बन जाता है 1/2 d1 into d2। तो दोनों डायगोनल्स को मल्टीप्लाई करो, फिर एरिया में मल्टीप्लाई, तो d1 into d2 और उसका हाफ कर देना, ठीक है। तो वो बन जाता है हमारा फॉर्मूला एरिया ऑफ रोम्बस। पैरामीटर फिर से वही बात, सम ऑफ ऑल साइड्स, यहाँ पे भी यही रहेगा, सम ऑफ ऑल साइड्स। तो ये है इसके दोनों फॉर्मूला, सिंपली आपको ये दोनों याद रखने हैं। अच्छा, अगर डायगोनल मिस हो या एक दे दी जाए दूसरी पूछ दी जाए, तो आप यहाँ पे देख सकते हो इतनी शेप अगर आपको गिवन है तो क्या बन रही है, एक राइट एंगल ट्रायंगल। तो हम ट्रायंगल का कंसेप्ट यूज करके उसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो भी हमारा एरिया निकल आएगा। तो समझ में आया। अगर आपको एक ही डायगोनल दी हुई है दूसरी मिस है और पूछा गया है एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो आप क्या करोगे, डायगोनल को हाफ कर दोगे क्योंकि इक्वल ही है वो, हाफ करोगे तो ये साइड आ जाएगी, इनमें से कोई एक साइड होगी, तो हम पाइथागोरस का यूज करके दूसरी डायगोनल भी निकाल सकते हैं। अगर एरिया पूछते हैं तो पाइथागोरस का यूज करके हम साइड निकाल के वहां से भी अपना आंसर दे सकते हैं। समझ में आया। चलिए अब हम चलते हैं हमारी नेक्स्ट शेप के ऊपर। हमारी नेक्स्ट शेप जो रहेगी दैट इज ट्रेपेजियम। यस, तो ये है ट्रेपेजियम शेप। ट्रेपेजियम में जब भी आप आते हो तो आपको एग्जांपल में समझाने के लिए मैं बताऊं तो एक लैंप की एग्जांपल हर बार ये दी जाती है। लैंप क्या होता है, एक मिनट, ये होती है, सॉरी ये वाली ट्रेपेजियम की शेप नहीं है, जस्ट अ सेकंड। हाँ जी, ट्रेपेजियम जो होता है वो इस, यस, ये है ट्रेपेजियम की शेप और यहाँ पे हम लिख देते हैं ट्रेपेजियम। अभी जब भी ट्रेपेजियम के बारे में बात करी जाएगी तो उसके एग्जांपल मैंने अभी बोला, लैंप की एग्जांपल दे दी जाती है, लैंप की दोनों साइड बाहर आ रही होती है इसलिए। ओके, तो इसमें जो आप ऊपर नीचे लाइंस देख रहे हो ना, इसको बोला जाता है ए और बी, और इसको बोला ऐसे भी जाता है सम ऑफ पैरेलल साइड्स, ठीक है। तो ये होती है वो दोनों पैरेलल साइड्स, और इसके साथ साथ हमें यहाँ पे एक एच भी चाहिए होता है। तो इसीलिए जब हम एरिया ऑफ ट्रेपेजियम कैलकुलेट करते हैं 1/2 a plus b into h, ये इसका फॉर्मूला रहता है। तो दोनों ऑपोजिट पैरेलल साइड्स का सम रहेगा और उसको मल्टीप्लाई किया जाएगा h यानी कि डिस्टेंस बिटवीन देम, तो उसका हाफ कर देंगे हम तो हमारे पास एरिया रहता है। तो पैरामीटर वही सम ऑफ ऑल साइड, इसमें पैरामीटर का इतना नहीं पूछा जाता, आपको एरिया का क्वेश्चन पूछा जा सकता है इसके ऊपर, ठीक है। तो समझ में आया। यस, अभी हम हमारा एक फॉर्मूला रह गया एरिया ऑफ सर्कल का, है ना। सर्कल के बारे में हमने बात नहीं करी, तो आज के लिए मुझे लगता है इतना इनफ है जो मैंने आपको फॉर्मूलाज बताए हैं सारे। क्यों एरिया ऑफ सर्कल को क्यों छोड़ा, क्योंकि उसको अच्छे से समझाना पड़ता है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन उसके बनते हैं। तो एरिया ऑफ सर्कल से ही एरिया ऑफ सेमी सर्कल भी पूछा जाता है, तो उसको हम नेक्स्ट क्लास के लिए रखते हैं जिसमें मैं आपको पूरा सर्कल एक्सप्लेन करूंगी, सर्कल के अंदर आपको क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो बताऊंगी, ठीक है। और कल की क्लास के अंदर ही हम क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। तो आपका आज का वर्क ये रहेगा कि इस वीडियो को देखने के बाद आप उनके फॉर्मूलाज जो हैं वो रिवाइज करके रखो और समझो कैसे है, अब आपको याद करने में दिक्कत नहीं रहेगी। तो चलिए अब हम अपने नेक्स्ट क्लास के अंदर मिलेंगे। ओके यार, थैंक यू।